आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल। इसमें से बहुत आदमी आप जानते भी होंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक ही तरह से नहीं लिखा जाता है, बल्कि एक ही एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5 तरह से लिखा जाता है। और सभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल समान ही होता है, लेकिन उसको लिखने का रिप्रेजेंटेशन का मेथड अलग-अलग होता है। और इसी कारण से कभी-कभी कन्फ्यूजन होता है कि आप पढ़े होंगे, जैसे कि एक उदाहरण लेकर हम लोग जाने तो आपको समझ में आएगा कि क्या कहना हम चाह रहे हैं। कि इसका सोडियम, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना था? 11। अब इस 11 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप जो पढ़े होंगे हाई स्कूल में 10 तक में, उसमें आप देखे होंगे कि KLMN के आधार पर लिखा जाता है। और कुछ आदमी पढ़े होंगे SPDF के आधार पर भी। तो उसके अतिरिक्त भी कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का मेथड है, जैसे कि आप ऐसे पढ़े होंगे 281। और कुछ जगह पर आप इसको पढ़ेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। ऐसे देखे होंगे, ये दो आप पढ़े होंगे। कुछ जगह पर केवल यही पढ़े होंगे, ये नहीं पढ़े होंगे। 10 तक में आपको सिलेबस में CBSE के अनुसार ये 281 ऐसा लिखा हुआ सिखाया गया होगा, और कहीं पे यह भी सिखा दिया गया होगा। अब आपको आगे पढ़ना होगा, इसमें इसी चीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग इसको कहेंगे ऑर्बिट। ऑर्बिट के आधार पर, और इसको कहेंगे सबसेल के आधार पर। अब इसी को एक और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। यह भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन यह ऑर्बिटल के आधार पर। और चौथा इसको हम लोग लिखेंगे Ne3s1। यह भी इसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और पांचवा हम लोग लिखेंगे Ne3s1। यह भी इलेक्ट्रॉनिक। अब पांचों बिल्कुल एक तरह का। अगर आपको ये पांचों तरह से लिखने आ जाता है तो आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का और रीजनिंग क्वेश्चन बनाना बिल्कुल आसान हो जाएगा। चलिए, तो ये पांचों तरह जो हम लोग देख रहे हैं, ये पांचों तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको सीख लेना है। और ये पांचों बिल्कुल एक ही है, जो जिसको ये लिखने आ जाएगा वह ये सब अपने आप लिख लेगा। लेकिन होता क्या है कि अभी आपको इस तरह का, कुछ आदमी पढ़े भी होंगे और कुछ आदमी न भी पढ़े होंगे, ये पांचों तरह से सभी आदमी नहीं सीखे होंगे। 10 तक में नहीं सीखना था। तो इसके लिए कोई चिंता की बात नहीं। हम लोग यहाँ से नंबर 1 से शुरू करेंगे और सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5 पांचों तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीख जाइएगा, तो आपको कहीं भी रीजनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कहीं भी इनऑर्गेनिक में कोई कंसेप्ट सीखने में कभी भी दिक्कत नहीं। तो बारी बारी करके हम लोग सीखेंगे ये पांचों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले हम लोग ये सेल, सबसेल, ऑर्बिटल क्या है, ये सभी को हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग बना लीजिए एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और कहते किसको है उसको हम लोग देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में वर्ड आया इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन मतलब उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, यही इसमें बताया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होगा, ये बात जानना होगा कि इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होगा। तो हम लोग सबसे पहले एक जाने कि एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट, कोई भी तत्व जो होता है वह एक तत्व बना हुआ है। अब यह एलिमेंट जो है वह विभिन्न प्रकार के एटम से मिलकर बना, मतलब कि एटम एटम आपस में जुटते चले जाए। जैसे हम लिखते हैं लोहा, ऐसे आप समझिएगा कि लोहा का एक रॉड ले लें, छड़ ले लें, उसको तोड़ते जाएं तोड़ते जाएं तोड़ते जाएं काटते जाएं तो हमको लोहा ही मिलेगा।
अगर चांदी के टुकड़े को काटे तो चांदी ही मिलेगा, और कितना भी तोड़ते जाए हमको चांदी ही मिलेगा। और एक अंतिम समय ऐसा आएगा कि सबसे छोटा भाग जो मिलेगा वह परमाणु के रूप में, एटम के रूप में मिलेगा। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड एटम। तो सबसे छोटा इकाई क्या हो गया किसी भी तत्व का? एटम हो गया। और एटम जो बना होता है 3 प्रकार के पार्टिकल से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एलिमेंट किससे बना हुआ है? एटम से। और एटम किससे बना हुआ है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। अब ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का पोजीशन कहाँ है? फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो क्या है? न्यूक्लियस में, यहां पर न्यूक्लियस में। इलेक्ट्रॉन कहाँ है? तो ये ऑर्बिट में रहता है। तो ये इलेक्ट्रॉन हम लोग को यहीं पर पहुंचना है। तो फिर से एक बार देखें कि कोई भी एलिमेंट, अगर यह एलिमेंट मान ले लोहा का है, ये मान के चलिए कि ये लोहा का है, तो ये एलिमेंट को अगर हम तोड़ते जाएं तो स्मॉलेस्ट यूनिट हमको क्या मिलेगा? एटम। और वह एटम क्या चीज से मिलकर बना हुआ होगा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहाँ मिलेगा हमको? न्यूक्लियस में मिलेगा। और चारों तरफ घूमते रहेगा सर्कुलर ऑर्बिट में कौन? इलेक्ट्रॉन। तो इसी इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे। तो अब यहाँ पर फिर एक शब्द आ गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुआ, इस पर हम लोग विचार करें कि जैसे अगर कोई एक घर है, किसी का घर है, आप ही के घर की मैं बात कर रहा हूं अगर, तो वहां 5, 6, 10 रूम हो सकते हैं। तो अगर 10-20 आदमी आ जाए, मान लें कि 10 आदमी आ जाए, तो 10 आदमी को तो एक रूम में ही नहीं रख दिया जाएगा। 2 आदमी को इधर रख दिया जाएगा, 2 को दूसरे रूम में, तीसरे को तीसरे रूम में रख दिया जाएगा। इस तरह से सब आदमी को जगह जगह बांटकर सेट कर दीजिए कि हाँ आप यहाँ पर रहिए। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैन हो गया, आदमी का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो जब संख्या बढ़ते गया तो उसके लिए अधिक रूम की आवश्यकता। अगर आप देखते हैं कि 100 आदमी को आने की बात अगर हो जाए तो थोड़ा सा और आप व्यवस्था करके रखिएगा, कि और ज्यादा बड़ा व्यवस्था करके रखेंगे तब 100 आदमी बटाएगा। तो ठीक उसी तरह यह इलेक्ट्रॉन जो है विभिन्न कक्षाओं में रहता है, विभिन्न सेल में रहता है, ऑर्बिट में रहता है। हम लोग अभी इसको सीखेंगे, सेल क्या है, ऑर्बिट क्या है। तो ये सेल में ऐसे इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है, और इस सेल में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वही कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो सिंपल सी बात, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल और ऑर्बिट और सब सेल और ऑर्बिटल। अब कंफ्यूजन हुआ होगा, सेल ऑर्बिट तो आप जानते होंगे, अब सब सेल क्या हुआ, ऑर्बिट क्या हुआ, ऑर्बिटल क्या हुआ। अगर ये हम लोग जान जाए तो इसके डिस्ट्रीब्यूशन आसानी से समझ सकते हैं। तो फिर से हम लोग देखें कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्या। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल, सबसेल, ऑर्बिट, ऑर्बिटल इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन के विभिन्न कक्षा, उपकक्षा, ऑर्बिटल में वितरण को, बांटने की कला को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। तो ये हम लोग बांटना शुरू करेंगे कि कहाँ कितना इलेक्ट्रॉन बटा जाएगा। तो पहले इसका डिफिनेशन लिख लिया जाए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे किसे। तो चलिए लिखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन in different orbit, cell or subcell. Distribution of electron in orbit, cell, subcell, orbital is called electronic configuration. सिंपली आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबसेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर आप समझ जाते हैं सेल, सबसेल और ऑर्बिटल, तब आप इसका मतलब समझ जाइएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल, ऑर्बिट, सबसेल और ऑर्बिटल इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब इलेक्ट्रॉन को हमको बांटना है, चाहे हम बांट दें सेल में, चाहे ऑर्बिट में, चाहे ऑर्बिटल में,
तो जैसे बांटना होगा हमको उस तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेंगे। तो अब इलेक्ट्रॉन को बांटना है, तो ये बांटना का मतलब क्या हुआ, कितना, किसको, कहाँ, कैसे बांटेंगे। तो इसके लिए हम लोग फिर एक बात विचार करें। एक एग्जाम्पल लिए, सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 11। ठीक है, सभी आदमी जानते हैं, ये तो याद रखना है। इस सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 का मतलब है कि इसके पास 3 कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। सोडियम के पास कितने प्रकार का पार्टिकल, 3, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब यहां पर यह बात हमेशा ध्यान रखना कि सोडियम का परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, 11 ही होगा। और इसमें प्रोटॉन कितना होगा, तो वह भी 11 ही होगा। लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या कोई जरूरी नहीं है कि 11 होगा, ये 12 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा सोडियम के एटॉमिक मास पर। तो कोई भी एलिमेंट जब हम लोग लिखते हैं ऐसे 11 और 23, देखिए ये सबस्क्रिप्ट में यहाँ पर नीचे जो लिखा गया यह हमेशा एटॉमिक नंबर होगा, और ऊपर जो लिखा जाएगा वह कौन मास होगा, एटॉमिक मास होगा। तो एटॉमिक मास जो होता है वह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों को जोड़कर और उसके आइसोटोप का परसेंटेज कितना है उसको कैलकुलेट करके निकाला जाता है। मतलब ये 23 जो है वह आइसोटोप पर भी निर्भर करता है, इलेक्ट्रॉन के मास पर, प्रोटॉन के मास पर, न्यूट्रॉन के मास पर। तो इसलिए इस मास को निकालने के लिए ये वैज्ञानिक द्वारा विभिन्न प्रकार के पहलू को अपनाया जाता है। लेकिन ये संख्या जो है वह बिल्कुल फिक्स है, ये चेंज कभी नहीं करेगा। मतलब एटॉमिक नंबर 11 है तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी 11 होगा और प्रोटॉन भी कितना होगा, 11 ही होगा, इसमें वैरी नहीं करेगा। हाँ, एक जगह वैरी कर सकता है, आयन रहेगा उसमें इलेक्ट्रॉन, तो आयन की बात हम लोग बाद में करेंगे कि जितना प्लस चार्ज रहेगा उतना घट जाएगा और जितना माइनस चार्ज रहेगा उतना बढ़ जाएगा। मतलब प्लस मतलब कोई को दे दिया तो इलेक्ट्रॉन घट जाएगा, और माइनस का मतलब मांग के लाया इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है। तो उस स्थिति में लेकिन प्रोटॉन की संख्या जितना रहेगा उतना ही एटॉमिक नंबर रहेगा। तो एटॉमिक नंबर हमेशा किसके बराबर होता है, प्रोटॉन की संख्या के बराबर। अब प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर। मतलब दोनों हमेशा, इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या दोनों बराबर रहेगा। अब अगर हम आपसे प्रश्न एक करें तो जरूर आप बता दीजिएगा कि जैसे हम लोग लिखे यहां पर फास्फोरस, फास्फोरस। अब आपसे हम दो बात पूछे, ये दिमाग में रहना चाहिए। एक, इसका एटॉमिक नंबर कितना, 15 हो गया, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, 15, और प्रोटॉन भी 15 ही होगा। मतलब दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों एटॉमिक नंबर के बराबर होगा। तो दोनों के दोनों यहां पर देखिए, तो इसको शो किया जाता है जेड से, एटॉमिक नंबर को शो करते हैं हम लोग जेड से, और इलेक्ट्रॉन की संख्या को ई से, और प्रोटॉन की संख्या को पी से। अब बताइए, हमेशा और हमेशा होगा जेड बराबर ई बराबर पी। मतलब कि जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या उतना प्रोटॉन की संख्या उतना ही परमाणु संख्या हो। तो अब अगर हम यहां पर लिखें कि अगर क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितना हो, 17 ही होगा। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, उसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, तो 9 ही होगा। अल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको लिखना हो तो अल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 13 होगा। तो कहने का मतलब कि जब एटॉमिक नंबर आपको पता रहेगा तब ना इलेक्ट्रॉन की संख्या पता होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या पता होगा तब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा तब उसका केमिकल प्रॉपर्टीज आपको पता होगा। तो कोई भी प्रॉपर्टीज पढ़ने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के नजदीक आना ही होगा।
और इसलिए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने चले तो हमको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, और एटॉमिक नंबर जितना होगा उतना ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। तो वही इलेक्ट्रॉन को हमको बांटना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसलिए हम लोगों ने लिखा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट सेल सबसेल ऑर्बिटल इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हम लोग अब थोड़ा सा जान लें कि सबसेल किसको कहेंगे, ऑर्बिट किसको कहेंगे, ऑर्बिटल किसको कहेंगे, तब उसमें हम लोग को इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इसको जानने के लिए आपको थोड़ा सा यहां पर हम लोगों को ध्यान देना। चलिए यह एक एटम का फिगर है। एटम का यहाँ पर हम लोग फिगर, एटम सर्कुलर होता है, और यह भी हम लोग अभी जो पढ़े कि सर्कुलर होगा, ऐसा आपने पढ़ा होगा। आगे जब थोड़ा सा हम लोग बढ़ेंगे तो ये कॉन्सेप्ट भी खत्म हो जाता है, एटम सर्कुलर नहीं बल्कि इलिप्टिकल होता है, और उससे भी आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे तो इलिप्टिकल भी नहीं होता है बल्कि वेव के फॉर्म में होता है। तो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तब ये सब पता चलेगा। लेकिन हम लोग शुरू की बात करें कि एक परमाणु का आकार कैसा होता है, गोलाकार होता है, ये दिमाग में सेट रखना है प्रारंभिक लेवल के लिए, फर्स्ट लेवल के लिए। आप टीवी पर कभी कभी ऐसा देखा होगा, ऐसा देखा होगा, इस तरह से पिक्चर वगैरह में रहता है। ये कहने का मतलब कि यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियस है, और ये चारों तरफ जो क्या घूम रहा है, विभिन्न ऑर्बिट में क्या घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन को घूमने का जो विचार है वह सबसे पहले दिया गया था बोर और ब्यूरी नामक वैज्ञानिक के द्वारा। बोर का सिद्धांत हम लोग 11th में पढ़ेंगे, रदरफोर्ड आप पढ़े होंगे, रदरफोर्ड का सिद्धांत 10th क्लास में पढ़ा होगा, और थॉमसन का परमाणु मॉडल पढ़ा होगा। हम लोग यहाँ पढ़ेंगे थॉमसन, रदरफोर्ड और बोर ब्यूरी, तब समरफील्ड, समरफील्ड तक आपको पढ़ना है। इसके आगे की कक्षाओं में जाएंगे तो उसका इलेक्ट्रॉनिक मॉडल आप लोग पढ़िएगा, तो वो तो आगे की बात है। लेकिन सामान्य रूप से हम लोग जाने कि एक परमाणु है, और परमाणु कितने प्रकार के कण से मिलकर बना हुआ है, 3 प्रकार के कण। तो स्टेप बाय स्टेप देखते चले तो आगे की बात बिल्कुल इसी हो जाएगा। तो सबसे पहला नंबर हम लोग लिख सकते हैं, एन एटम इज स्फेरिकल, परमाणु का आकार कैसा होता है, गोलाकार होता है। फिर कहिएगा कि आगे की कक्षाओं में यह कंसेप्ट बदल जाता है, हम लोग देखेंगे भी उसको। समरफील्ड थ्योरी में जाकर ये गड़बड़ हो जाता है कि वह परमाणु का आकार गोला नहीं होता है बल्कि अंडाकार हो जाता है। तो ये तो आगे पढ़ेंगे तब पता चलेगा। लेकिन हम लोग यहाँ अभी सीखने के लिए यहाँ देखिए, एन एटम इज स्फेरिकल। चलिए लिखते चलिएगा, परमाणु का आकार गोलाकार दिखाई पड़ा। An element is made up of 3 types of particle, मतलब कोई भी परमाणु का कण जो होगा वह 3 प्रकार के कण से मिलकर बना हुआ है। सभी आदमी ये जान रहे हैं, इसमें कुछ विशेष बात नहीं है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। An element is made up of 3 types of particle, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, कुछ पॉइंट हम लोग यहाँ पर नोट करेंगे। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, यह नेक्स्ट पॉइंट। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन remains in nucleus, which is collectively called nucleon. Proton and neutron remains in nucleus
which is collectively called न्यूक्लियॉन। मतलब इसमें ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है इसी को हम लोग क्या कहेंगे, न्यूक्लियॉन कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखें, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। यहाँ जो गोलाकार पथ सर्कुलर पाथ बनाया गया, तो लिखिए इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिखें, ये सर्कुलर पाथ में अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम लोगों ने देखा कि एटम तीन प्रकार का, पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन न्यूट्रॉन फिक्स है कहाँ पर, न्यूक्लियस में, लेकिन इलेक्ट्रॉन डिफरेंट पाथ पर घूम रहा है। इसके लिए इलेक्ट्रॉन का यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, सभी जगह। तो पहला जो सर्कुलर ऑर्बिट है इसको हम लोग डिनोट करेंगे n बराबर 1 से, इसको n बराबर 2 से, इसको n बराबर 3 से, n बराबर 4 से। और बोर ने इसी का ऑर्बिट का नामकरण किया था k सेल, l सेल, m सेल, n सेल। k l m n o p q इनफाइनाइट होगा, अनंत तक होगा। अब यहां पर दो बात ध्यान रखना कि अगर हम k सेल बोले तो अथवा n बराबर 1 ऑर्बिट बोले तो दोनों बात एक होगा। एल सेल बोले तो और n बराबर 2 दोनों बिल्कुल एक ही चीज है। सेल के रूप में लिखेंगे तो के एल एम एन, और ऑर्बिट के रूप में लिखे तो n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4। तो इस तरह से ये क्या कहलाएगा, सेल और ऑर्बिट। अब कहता है कि किसी भी सेल में यानी कि के में कितना इलेक्ट्रॉन, अगर 10 इलेक्ट्रॉन हो तो 10 को क्या आप के में रख दीजिएगा कि एल में, नहीं। इसके लिए एक नियम दिया गया, किसने दिया, बोर और ब्यूरी नामक वैज्ञानिक। ये काफी महत्वपूर्ण रूल पढ़े होंगे निश्चित तौर पे। बोर और ब्यूरी दो वैज्ञानिक थे, दोनों ने मिलकर एक रूल दिया है जिसे बोर ब्यूरी स्कीम कहा जाता है। और उसके अनुसार किसी भी सेल में इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम संख्या, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए ऑर्बिट और सेल इज गिवन बाय 2n स्क्वायर, व्हिच इज कॉल्ड 2n स्क्वायर रूल। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिखे, बोर ब्यूरी रूल। बोर ब्यूरी रूल, बोर ब्यूरी का नियम। पहला नियम कहता है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। ऑर्बिट के जगह हम लोग सेल भी लिख सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट और सेल इज गिवन बाय 2n स्क्वायर। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट और सेल इज गिवन बाय 2n स्क्वायर। किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की महत्तम संख्या जो कितना होती है, 2n स्क्वायर होता है। जहां n क्या है, वेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट। जहां n क्या है, ऑर्बिट संख्या है, वेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट, n इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट। अब इसके आधार पर जरा देखिए 2n स्क्वायर रूल क्या कहा। रूल है बोर ब्यूरी का, पहला रूल है, इसका 2-3 नियम हम लोग आगे भी देखेंगे। पहला रूल कहता है 2n स्क्वायर
तो सबसे पहला सेल क्या हुआ, के, और इसको n बराबर 1 भी कहे, के कहिए तो या n बराबर 1, दोनों एक ही है। तो रूल कहता है 2, तो फॉर्मूला का हो गया के सेल के लिए n बराबर कितना है 1, तो 2 इंटू 1 स्क्वायर बराबर कितना हो गया 2। अब आइए एल सेल में, जिसको n बराबर 2 भी हम लोग कहते हैं, कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, तो 2 इंटू 2 स्क्वायर कितना हो गया 8। एम n बराबर 3, तो 2 इंटू 3 स्क्वायर कितना हो गया 18। n, तो n बराबर 4, 2 इंटू 4 स्क्वायर कितना हो गया 32। फिफ्थ ऑर्बिट के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, जितना मन करे आप लिख सकते हो। तो n बराबर क्या हो गया 5, तो 2 इंटू 5 स्क्वायर, मतलब कि 5वीं कक्षा में जाकर, फिफ्थ ऑर्बिट में जाकर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना तक हो सकता है, 5 हो सकता है। अब यहाँ पर एक बात हम लोग ध्यान दें कि n पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने देखा 2, तो 2 का मतलब यहाँ यह हुआ कि 2 मैक्सिमम है, 2 से ज्यादा नहीं हो सकता है। मतलब पहली कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है और 2 भी होगा, लेकिन 3 कभी भी नहीं होगा। अब आगे बढ़िए, दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या दूसरी कक्षा में 1 भी हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, लेकिन दूसरी कक्षा में 9 कभी भी नहीं होगा। दूसरा में 9 कभी भी नहीं होगा। तो तीसरी कक्षा में कितना तक इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, और बढ़ते बढ़ते कितना तक हो सकता है 18, लेकिन तीसरी कक्षा में 19 इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं होगा। तो पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन 1 या 2, दूसरी कक्षा में 1 से लेकर 8 तक, तीसरी कक्षा में 1 से लेकर 18 तक। तो ये था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, और इसी के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो लिखा जाता है वह आपको KLMN के आधार पर, पहला जो हम लोग देखे। अब बोर-ब्यूरी का दूसरा नंबर कहता है, दूसरा रूल, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, यानी किसी भी परमाणु के बाहरी कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। पहला क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना तक हो सकता है, अभी तुरंत हम लोग पढ़े कि पहला में 2, दूसरा में 8, तीसरा में 18। तो तीसरा में 18 हो सकता है, लेकिन बाहरी वाला जब यह रहेगा, कहीं भी कोई भी परमाणु का बाहरी कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं होगा। तो नेक्स्ट रूल कहता है बोर-ब्यूरी का, वो भी लिख लीजिए, जिसको ऑक्टेट रूल कहते हैं, अष्टक नियम। आप पढ़े होंगे 10th क्लास में ऑक्टेट रूल। चलिए इसको बना ही लीजिए, ऑक्टेट रूल माने अष्टक नियम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन in an atom cannot exceed number of electron in outer orbit of cell cannot exceed from 8। मतलब किसी भी परमाणु में अंतिम घर जब रहेगा, अंतिम घर के लिए मैं ये रूल बोल रहा हूं कि अंतिम घर में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। पहला रूल मैक्सिमम कितना होगा 2, 2n स्क्वायर। पहला कितना होगा 2n स्क्वायर। दूसरा रूल क्या कहा कि 2n स्क्वायर तो हो सकता है, लेकिन अंतिम घर में कितना होगा मैक्सिमम 8 होगा। तीसरा रूल क्या कहता है, इसको भी देख लीजिए, इसको आप नहीं पढ़े होंगे, जिसके कारण से कंफ्यूजन कहीं कहीं पे हुआ होगा। 18 से ऊपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में
जहां पर कंफ्यूजन हो जाता है। नंबर 3, तीसरा रूल भी इसमें लिख लीजिए। पहला रूल हम लोगों ने क्या लिखा, किसी भी आउटर मोस्ट में कितना होगा 2n²। दूसरा क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एक्सीड फ्रॉम 8 इन आउटर मोस्ट से। चलिए नेक्स्ट रूल जो है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट is more than 2 when electron in penultimate cell is more than number of electron in outermost orbit is more than 2 when electron in penultimate cell is more than 8। अब इसको जरा अर्थ समझिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन outermost orbit is more than 2 when electron is penultimate cell is more than 2। अब यहाँ पर एक नया वर्ड आ गया पेनल्टीमेट से, उसको जरा हम लोग देखें, तब हम लोग ये थर्ड रूल समझ पाएंगे। अगर यहाँ पर एक एटम की बात हम लोग कर रहे थे, चलिए, तो एटम की बात जब हम लोग यहाँ पर कर रहे थे, तो यहाँ पर ये क्या था, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, इसको हम लोग कलेक्टिवली क्या कहे थे, न्यूक्लियॉन कहे थे। अब यहाँ पर जो सबसे बाहरी ऑर्बिट होगा, सबसे बाहरी कक्षा, सबसे बाहरी सेल, उसको हम लोग कहेंगे वैलेंस सेल। इसको क्या कहेंगे, वैलेंस सेल। सबसे बाहरी वाला को क्या कहेंगे, वैलेंस सेल। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल इज मोर देन 2। अभी जो हम लोग लिखे थे आउटर मोस्ट, उसका मतलब था वैलेंस सेल। तो ये वैलेंस सेल सबसे बाहरी वाला में अगर ई नहीं रहता, सबसे बाहरी है तो यही कहलाएगा वैलेंस सेल। अगर इक्के को यहाँ पर ऑर्बिट है तो वही कहलाएगा वैलेंस सेल। और वैलेंस सेल के जस्ट पहले वाला सेल को, उसको हम लोग कहेंगे पेनल्टीमेट सेल। उसको क्या कहेंगे, पेनल्टीमेट सेल। तो सबसे बाहरी वाला को क्या कहे, वैलेंस सेल। उसके पहले वाला को पेनल्टीमेट सेल। और उसके पहले वाला को भी हम लोग एक विशेष नाम से जानते हैं, एंटी पेनल्टीमेट सेल। तो वैलेंस सेल समझ में आ गया होगा। आउटर मोस्ट सेल को हम लोग क्या कहेंगे, वैलेंस सेल। और वैलेंस सेल के जस्ट पहले वाला सेल को क्या कहेंगे, पेनल्टीमेट सेल कहेंगे। और पेनल्टीमेट सेल के पहले वाला को कहेंगे एंटी पेनल्टीमेट सेल। और उसके बाद वाला सब क्या कहलाएगा, सेल कहलाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस सेल में है उसका बहुत ज्यादा महत्व है। तो वैलेंस सेल सबसे लास्ट वाला हुआ, उसके पहले वाला को कहेंगे पेनल्टीमेट सेल, और उसके जस्ट पहले वाला को कहेंगे एंटी पेनल्टीमेट सेल। तो ये समझ में आ गया होगा। तो अभी जो हम लोग थर्ड रूल लिखे थे, कहता है कि इसमें दूसरे इलेक्ट्रॉन अधिक तब होगा जब एक पहले वाला में 8 से अधिक हो जाए, मतलब 9 को भर जाएगा, तब ये यहाँ पर 2 से ज्यादा होगा। तो थर्ड रूल के अनुसार जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी सीखेंगे 18 से ऊपर में, तो इसका जरूरत पड़ेगा, इसलिए इसको हम बता दिए हैं। अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल आसानी से बनाने की ओर बढ़ रहे हैं। चलिए, अब हम लोग पहला नंबर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑन द बेसिस ऑफ KLMN सेल
KLMN सेल के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग, और ये आपको पता है, ये आप 10th क्लास में बहुत अच्छा से पढ़े होंगे, हमको पता है, उसको थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेना है। हम यहाँ पर बना दिए KLMN, OP की वारस्टी भी हो सकता है, उसे कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहला नंबर हम लोगों ने लिखा हाइड्रोजन। चलिए, तो हाइड्रोजन के पास एटॉमिक नंबर कितना? 1। तो 1, जिसका जितना एटॉमिक नंबर उतना ही इलेक्ट्रॉन। तो आप अभी तुरंत पढ़े थे कि इसमें कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है? 2, इसमें 8, इसमें 18, इसमें 32। अब हाइड्रोजन आया, कितना इलेक्ट्रॉन लेके? 1 इलेक्ट्रॉन। और के कहता है, के मतलब कौन? पहला सेल। तो पहला सेल मांगा कितना आपसे? 2 इलेक्ट्रॉन। के सेल मांगेगा कितना? 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसा सेल है। तो ई जब कोई तत्व आएगा तो वो कहेगा कि उसमें हमको पहला कक्षा कितना मांगेगा, डिमांड करेगा? 2। लेकिन 2 रहेगा तब ना। हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 ही इलेक्ट्रॉन है, बांट दिए, 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। यही हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन का। दूसरा हीलियम, इसका परमाणु संख्या 2, तब पहला घर कितना मांगेगा? 2, मिल गया। तीसरा लिथियम, Li, एटॉमिक नंबर इसका कितना है? 3। देख रहे हो, अगर एटॉमिक नंबर याद नहीं होगा पढ़ना बहुत मुश्किल। लिथियम, बोलिए इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन। इसको ऐसे समझो कि ये यहाँ पर एक सेंटर है, जिसके पहला घर में जो आदमी है वो कहता है हमको 2 गो मिठाई चाहिए। ये दूसरा घर वाला कहता है हमको 8 गो मिठाई चाहिए। तीसरा घर वाला कहता है कि हमको 18 गो मिठाई चाहिए। ठीक है, अब तू लेके गया 5 गो मिठाई, तब पहला वाला को कितना दे देगा? 2 गो। और जो बचेगा 3, तो दूसरा वाला तो मांगेगा 8, लेकिन बचा हुआ कितना है? 3 है। तो 3 को देके आप क्या आ जाइएगा? लौट जाइएगा। तो वही काम यहाँ पर करना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिनटों में आप बना लीजिएगा। तो लिथियम 3, तो बोलिए क्या करें हम? 2, और यहाँ कितना हो जाएगा? 1। चौथा नंबर बेरिलियम, Be। चलिए, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन? 4। बोलो, 2, 2। 5 बोरॉन, 2, 3। 6 में कार्बन, 2, 4। 7 नाइट्रोजन, बोलिए 7, 2, 5। आगे बढ़ते चले हम लोग, तो आगे देखते हैं। नाइट्रोजन तक हो गया। अब कोई भी बनाया जा सकता है आसानी से। तो नाइट्रोजन हो गया। 8 में था ऑक्सीजन, 2, 6। 9 में फ्लोरीन, F, बोलिए 2, 7। 10 नियॉन, 2, 8। 11 सोडियम। अब इसके पास कितना है? 11। पहला घर कितना मांगा? फर्स्ट ऑर्बिट 2, सेकेंड ऑर्बिट 8। 8 और 2 10 गो बटा गया। इसके पास था कितना? 11। थर्ड में जब आया तो थर्ड का रहा हमको चाहिए 18, लेकिन इसके बचा हुआ कितना था? 1 ही था, बांट दिया इसको, बात खत्म। 12 मैग्नीशियम, 2, 8, 3। 13 अल्मुनियम का 13, 2, 8, सॉरी 2, 8, 2 था, हाँ 2, 8, 3। 14 सिलिकॉन, Si 14, तो 2,
8 4, बस वैसे बढ़ते चला जाएगा। आगे देखें हम लोग, दूसरा रूल का जरूरत पड़ेगा हम लोगों को 18 के बाद 14, चलिए हो गया 15, फास्फोरस 15, 15 में फास्फोरस 2 8 कितना होगा 5, 16 सल्फर 2 8 6, 17 क्लोरीन 2 8 7, आगे बढ़े 18 आर्गन 18 2 8 8। अब चलते हैं, यहां से आपका थोड़ा सा आगे बढ़ेगा 19 पोटेशियम, पोटेशियम तो 2 8 8 कितना बटा गया 8 दूना 16 2 18 बट गया, बच गया कितना 1। इसमें जाकर मांगेगा यह आपसे 32, लेकिन बचा हुआ इसके पास कितना था, एक ही बांट दिया। 20 कैल्शियम 2 8 8 2। अब आइए जो असली रूल जो हम लोग पढ़े थे थर्ड वाला, उसको देखिए यहां पर बनाना पड़ेगा। 21 आपके मन में जरूर आ रहा होगा यहां पर कि 21 लिखे तो 2 8 8 3 हो जाए, लेकिन यहां 2 8 8 3 नहीं होगा। रूल क्या थर्ड पढ़े थे कि 2 से अधिक तब होगा जब उसके पहले वाला में पहला रूल यानी 2n² के अनुसार इलेक्ट्रॉन भर गया। अंतिम घर में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन तब होगा, इसमें अंतिम वाला में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन तब होगा जब उसके पहले वाला में 2n² के अनुसार इलेक्ट्रॉन भर जाएगा, तब इनमें 2 से आगे बढ़ेगा। तो तीसरा घर है तो तीसरा में तो 18 होना चाहिए, यहां भरल है कितना 8, तो अब यहां 3 नहीं होके यहां पर कितना होगा 9 हो जाएगा, तब 10 होगा 11 12 13 तक करते हुए कहां तक जाएगा 18। 18 जब भर जाएगा तो अब यहां 3 होगा। तो चलिए इसको हम लोग एक बार करके देखते हैं। 21 स्कैंडियम, स्कैंडियम तो 2 8 8 2, ये हो गया हमारा कितना 20। अब हमारी इच्छा थी कि यहां पर 3 रखें, लेकिन 3 यह नहीं होगा। 3 क्यों नहीं होगा, यहां 2 होगा और यहां पर कितना हो जाएगा 9 होगा। अब जोड़िए तो 8 10 12 9 21। अब बोलिए 22 टाइटेनियम कितना हो जाएगा 2 8 2, यहां भर दिया, जो बचा उसके पहले वाला में लिख दो, 8 2 10 2 12, यहां कितना हो जाएगा 10। 23 वैनेडियम 2 8 2, यहां कितना हो जाएगा 11। 24 क्रोमियम, क्रोमियम 2 8 13 सॉरी 2 12, जोड़कर देख लीजिए 8 10 12 दूना 24। 25 मैग्नीज, मैग्नीज 25 तो 2 8 13 2। 26 आयरन 2 8 14 2, देख रहे हैं सब में यहाँ 2 आ रहा है, 2 से आगे नहीं बढ़ रहा है। कब तक नहीं बढ़ेगा, जब तक इसमें 18 नहीं भर जाएगा तब तक इसमें 2 से आगे नहीं बढ़ेगा। ये बोर्ड-ब्यूरी के नियम का तीसरा नियम जो हम लोग लिखे हैं वो। चलिए तो 27 कोबाल्ट 2 8 2, बोलिए यहां कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। आगे देखा जाए कोबाल्ट के बाद कौन होता है निकेल 28
निकेल 282। अब बोलिए इसमें कितना हो जाएगा 16। 29 कॉपर 2 8 17 2। 13 जिंक 2 8 18 2। अब चलिए यहाँ जो अब आगे आएगा 31 में, तो अब यहाँ 3 होना शुरू करेगा। इसलिए इस रूल के अनुसार जब हम लोग एसपीडीएफ के आधार पर लिखते हैं, इसी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक सरल रूप हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे एसपीडीएफ के आधार पर, तो उसमें बिल्कुल ये आसान हो जाएगा कि 18 कैसे हुआ, दोनों को हम लोग टैली करके बताएंगे आपको कि यह क्यों हुआ था, वो देख लीजिएगा तो बिल्कुल आराम से दोनों में कंपैरिजन हो जाएगा। तो फिर हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं, यहाँ पर एक परमाणु का आकार साइज ऑफ एन एटम इज स्फेरिकल, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन 3 constituent particle of atom, proton and neutron remains in nucleus and that is called nucleon, electron revolves in outside orbit in circular path, सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन जो भरेगा अकॉर्डिंग टू रूल बोर-ब्यूरी स्कीम। बोर-ब्यूरी स्कीम को हम लोग कौन रूल कहेंगे 2n²। तो 2n² में n क्या है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिट होगा, और किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जब भरेगा तो लास्ट ऑर्बिट में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन कभी नहीं होगा। तीसरा कि लास्ट ऑर्बिट में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन तब होगा जब उसके पहले वाला में 9 से आगे की ओर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये था आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पहला फॉर्मेट ऑन द बेसिस ऑफ KLML। अब इसको सिंपल फॉर्म में लीजिए। अब जैसे ही हम यहां पर लिखे 15, पहला कितना हो जाएगा 2 8 5, 17 2 8 7, 9 फ्लोरीन 2 7। तो पहला में 2 रख देना है, उसके बाद 8 रखना है, और जो बचेगा उसके बाद आगे रखना है। यही तो आपका मेन काम था। और ये जब आ जाएगा तो आपको वैलेंसी निकालना बिल्कुल आसान हो गया। जो आपको इसके पहले वाला क्लास में कहते कि वैलेंसी इसका निकलता है, अब आप वैलेंसी बता सकते हो। जैसे सोडियम 281, अब इसके लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है 1, तो यह एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है, और इसीलिए इसका वैलेंसी कितना होगा 1 होगा, और दे सकता है इसलिए इसका वैलेंसी +1 होगा। उसी तरह क्लोरीन 287, अब यह ऑक्टेट पूरा करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन देगा कि 1 इलेक्ट्रॉन लेना इसके लिए आसान होगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन लेना आसान होगा, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन ही मांग लेगा, और इसलिए इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा -1। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर हम लोग वैलेंसी को भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे एसपीडीएफ के आधार पर। जैसे इस तरह से आप देखे भी होंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो उसको हम लोग कहते हैं सब सेल के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ सब सेल। तो नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑन द बेसिस ऑफ सब सेल।